हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। हम शहरी हवाबाजी में इस्लाहात की बात करेंगे, प्रोग्राम में दीगर इश्यूज़ को भी छेड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज असम्बली में खड़े होकर कोरोना से मुतल्लिक बयान दिया है, 2 साल कारकर्दगी से मुतल्लिक बयान दिया है और जो कन्फ्यूजन चल रही थी उनके बकौल उसको क्लियर किया है, उस पर बात करेंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले कहा कि कोरोना से मुतल्लिक जो भी कन्फ्यूजन का कहते हैं वो गलत है। कोरोना से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह थी और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई इबहम नहीं था। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 साल में जो हुकूमत की कारकर्दगी रही हम उसे बहुत मुतमईन है। उन्होंने कहा मईशत बेहतर हो रही है, खारजा पॉलिसी बहुत वाज़ेह है और उस पर हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं, उस पर भी हम सही समत में जा रहे हैं। ये भी बताया कि मार्च 2021 तक मुल्क में यकसा निसाब नाफिज कर दिया जाएगा। अब अपने एनालिस्ट से हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि क्या वो लोग भी हुकूमत की जो पिछले 2 साल में कारकर्दगी रही है उससे मुतमईन है? हाँ या ना के वैसे तो ऑप्शंस हैं, लेकिन जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। तो नियाजी साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या लगता है आपको पिछले 2 साल में जो हुआ मुतमईन है, तसल्ली है आपको? देखिए जी, बात यह है कि पहले तो खारजा पॉलिसी पे आ जाएं। जी, हमारी खारजा पॉलिसी का जो महवर है वो कश्मीर है और सारी हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसी के को सामने रख के तरतीब दी गई है। हमारी दोस्ती है, हमारी दुश्मनी है, हमारा अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, हमारा ईरान के साथ डेप्थ बढ़ाना, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाना। स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या रशिया के खिलाफ बढ़ा रहे थे, हमारे पास डेप्थ नहीं थी, इंडिया के खिलाफ बढ़ा रहे थे। तो एक ही दुश्मन है जिसके साथ हम जवान हुए। मेरे बच्चों से पूछ लो, मेरे नवासियों छोटे जो उनसे पूछ लो कि आपका दुश्मन कौन है। अभी में आप कहते हैं कि 5-6 साल के बच्चे को होश आते, वो कहते हैं इंडिया भारत। तो वो उसकी वजह से कश्मीर है। कश्मीर तो हम दे बैठे हैं। अब हमारा जिसको आउटसाइड चार्म कहते हैं ना कि कुबे वाली लाभ या बाय डिफॉल्ट वो चाइना लद्दाख के अंदर ना करता तो जो मायूसी कैफियत कश्मीर पे थी टेक्निकली आप यूज कर चुके थे। 2 साल इन्होंने इस तगोदों में जोर लगाया। पिछले 5 अगस्त से जब से कश्मीर उन्होंने बिल्कुल हड़प कर लिया भारत ने और जिस अजाब से कश्मीर को तला जा रहा है, हमारी बेबसी दीदनी थी। कभी हम जुम्मे के दिन आधे घंटे के लिए बाहर निकलते थे, कभी हम यूनाइटेड नेशन में जाके इस्लाम की तबलीग शुरू कर देते थे ताकि लोगों की तवज्जो तबलीग कश्मीर से हट सके और हर तरह के हमने जतन किए ताकि हटते हटे। अल्लाह का शुक्र है कि लद्दाख की सूरत में हमारे सामने आया। इंडिया जो है अब वो एक चेकमेट कह ले, जो भी कह ले, वो एक दूसरी बात है। देखें, प्रॉब्लम इमरान खान साहब का एक छोटा सा है और वो प्रॉब्लम की असल जो वजूहात है वो पूरी नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि जी आप मुतमईन करके कोई ऐसा आर्गूमेंट हो जिससे आपके दुश्मनों को भी इत्मीनान हो और आपके अपने लोगों में जल कर निकल करके। ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या है? जब आप लोगों को कोई दलील से मुतमईन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप खुद ना मुतमईन हो। अगर तो इमरान खान साहब खुद मुतमईन हो गए तो ये तो मेरा ख्याल है कि साहनिया, मैं कहूंगा साहनिया। अच्छा। एक पाकिस्तान के जो हालात हैं कि जाने तो जाने, न जाने तो न जाने, गोली न जाने, बाग तो सारा जाने है। अब इस मुल्क के अंदर जो है आप ये देखें कि कौन सा बंदा हुकूमती गुजरात देख ले, अपने बंदे देख ले, ब्यूरोक्रेसी देख ले, वो मतलब आपको इमरान खान साहब का मुतमईन होना भी बड़ा मायूब लगता है। भट्टी साहब से पूछते हैं। भट्टी साहब, इमरान खान साहब कहते थे कि 90 रोज के अंदर बुनियादी काम हो जाने चाहिए और हुकूमत की समत तय हो जाती है। अब 2 साल हो गए, अगर जायजा लें आप तो आपको लगता है कि जितने मुतमईन इमरान खान साहब हैं सही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने आज तकरीर करते हुए फरमाया, जिसमें उन्होंने अपने अहम पॉइंट्स बताया कि 1 करोड़ ख़ानदानों तक इंसाफ कार्ड पहुंचाया। अच्छी बात है। एहसास प्रोग्राम 208 अरब तक ले गए, बहुत अच्छी बात है। मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को पैसे मिल गए और इसका दायरा कार 1 करोड़ 60 लाख लोगों तक बढ़ाया जाएगा। अच्छी बात है। बलूचिस्तान को रिकॉर्ड पैसा मिल रहा है इस मरतबा, अच्छी बात है। बाकी 17% उन्होंने कहा कि हमने टैक्स कलेक्शन की है, जो पिछलों ने 3 सालों में इतना किया था जितना हमने 1 साल में। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी कामयाबी फॉरेन पॉलिसी में, इसका हमेशा से हामी रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करतारपुर राहदारी से वाइट हाउस तक, अभिनंदन से अक़वाम मुत्तहिदा तक और बाकी मुल्कों से तल्लुकात तक मैं इसका बिल्कुल हामी हूँ कि है। अच्छा। और जो सबसे आज अहम बात थी वो मेरे नज़दीक वो जो उनकी तकरीर में वो ये थी कि जब उन्होंने कहा, आज बड़ा एक मज़े का भी वाक़या हुआ
कि उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि मैं शफकत महमूद को मुबारकबाद देता हूं, और सारों ने डेस्क बजाना शुरू कर दिए। तो साथ ही इमरान खान मुस्कुराए, थोड़ा सा शर्माए और कहा कि अभी मुझे बात तो करने दो, किस पर मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो वो मुबारकबाद शफकत महमूद साहब को देना चाहते थे कि मार्च 2021 तक एक निसाब तालीम होगा। ये इमरान खान साहब हो जाए तो आपका बहुत शुक्रिया, मैं वाकई दिल से शुक्रिया। मदरसे, अंग्रेजी, उर्दू सारे अगर इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, बाकी करंट अकाउंट, बिलाशुबा करंट अकाउंट का खसारा कम किया, ट्रेड डिफिसिट खसारा कम किया, लेकिन जो उन्होंने कोरोना पर वाकई कोई इबहाम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आज भी कई फैसला देख लें कि पंजाब ने मवेशी मंडी पर पाबंदी लगा दी है, KPK ने नहीं लगाई। इससे ज्यादा क्लियर पॉलिसी और क्या हो सकती है? दोनों भैंसें उधर की इधर फोन कर रही हैं, इधर की उधर फोन कर रही हैं, कट्टे कुट्टे के, तेरा क्या मेरा क्या। तो फिर वो KPK की भैंस बने को बताया गया कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर है। अच्छा, टिड्डी दिल पे रियाज फतेहाना साहब ये इस मसले का हल निकाल चुके हैं, इसलिए उस पर भी कोई इबाम नहीं। इमरान खान साहब से आखिरी सवाल कि इमरान खान साहब से पूछना यह है कि क्या आप ऑफ द रिकॉर्ड, आपकी जमात मुतमइन है अपनी जो वादे दावे नारे किए गए थे? नहीं मुतमइन। सब बेरोजगारी बढ़ी है, गुर्बत बड़ी है, 15 सनतें जो मेन थी उनमें से 11 मनफी में है, 4 मुस्बत में है। ज़राअत का हाल ये है कि कपास 1.5 अरब कपास का सारे में, आखिरी सुन लीजिएगा, फीकस आमदनी कम हुई है, शरह आमदनी कम हुई है, GDP सुकड़ गई है, कर्जे रिकॉर्ड, आटा, गंदम, चीनी, पेट्रोल मौजूद, अद्वियात मौजूद और बहरान पैदा हुए, डॉलर स्टॉक एक्सचेंज, शरह सूद मौजूद, और 22 महीनों में कोई बड़ा मंसूबा नहीं, सारे फंड साईं बुजदार और मियां वाली के हल्के में। इसके अलावा भी बहुत कुछ मैं सुना सकता हूं, लेकिन चूंकि आपके पास टाइम नहीं है इसलिए मैं मुतमईन नहीं हूं। ये ऑन रिकॉर्ड है, भट्टी साहब मुतमईन नहीं है 2 साल की PTI की कारकर्दगी से। महमल, अभी भट्टी साहब ने अंदरूनी मामलात की बात की, कल और परसों आप हमारे साथ नहीं थी, लेकिन बड़ी चपकलिश चल रही है, गर्मा गर्मी चल रही है। ऐसे माहौल में आगे क्या हम बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए रीना, वैसे तो अमूमन होता है कि भट्टी साहब जो चीज कहते हैं मैं उसके ऑपोजिट व्यू ही लेती हूँ, लेकिन मैं आज तो मैं भट्टी साहब के ओपिनियन पे हैरान हूँ। भट्टी साहब ने कैसे ना कर दिया? मैं वही कह रही हूँ, आज भट्टी साहब के साथ एग्री करना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि पहली चीज तो ये है कि पिछले 2 साल में आपने देखा कि हमारी जो पहले ग्रोथ रेट था वो 2 से भी कम था। खैर इसके पे शहजाद ज्यादा बेहतर इकोनॉमी के ऊपर तो बात करेंगे, उनका हमारा नहीं है। फिर अब जो है, अब हम नेगेटिव 0.4 पे आ गए और मजीद भी बुरा होगा क्योंकि जाहिर बात है कोरोना है। तो आज खान साहब ने उसकी बात की थी, लेकिन असल बात क्या, असल चीज ये है कि खान साहब तो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत मुतमईन है, लेकिन क्या उनकी अपनी पार्टी के वुज़रा, अपनी पार्टी के MNAs, अपनी पार्टी के MPs इस चीज से मुतमईन है? आप फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू देख लें, आप राजा रियाज साहब की बातें सुन लें, आप उनके बाकी MNAs MPs की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात सुन लें, तो वो क्या कहते हैं? देखिए, वो आईना ही दिखा रहे हैं ना अपनी हुकूमत को। अगर वो ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए शीशा दिखाने से कोई तस्वीर तो नहीं बदल सकती। आप अगर उसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं ये कह करके मेरी परफॉर्मेंस या हमारी हुकूमत पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, तो उससे हकीकत तो तब्दील नहीं होगी। क्योंकि ये फवाद ने बात की थी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के, उसके ऊपर एक डिबेट भी छिड़ी। उसके बाद बहुत सारे MNAs MPs ने फवाद साहब को प्राइवेटली भी ये बात की और वैसे पब्लिक में भी। अब तो आपने काफी टीवी शोज पर भी देखा है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ना फंड की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ना हमारी हुकूमत की कोई कारकर्दगी है, और ना ही हम लोगों के पास जब जाते हैं। और देखिए, आप किसी से भी, हम सारे इधर बैठे हैं, हम में से कोई भी MNAs MPs की अगर प्राइवेटली बात करे तो वो कहते हैं हमें नहीं समझ आती कि हम अगला जो इलेक्शन है वो PTI की टिकट पे हम किस तरीके से जीत सकेंगे, और उसकी वजह हमारी अपनी परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल में खान साहब को एक्चुअली चाहिए कि वो अपने MNA से ही बात कर ले या अपने MPs से ही बात कर ले, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऑपोजिशन की बात सुनने की जरूरत नहीं है, टीवी देखने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड रियलिटी अपने लोग उनको बता देंगे कि ये कुछ हो रहा है। ये उसकी वजह हो सकता है कि इनफाइटिंग हो, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा, एक वजह होगी। उसकी दूसरी वजह ये है कि आप लोगों ने किन लोगों को लगाया है, यानी कि अगर बुजदार साहब हैं, बाबर साहब के पास चलते हैं। बाबर साहब, ये इंपॉर्टेंट है, खान साहब जरा अपने लोगों से पूछें, अपने लोगों से पूछें। बाबर साहब, देखिए, इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, जो भी हुक्मरान होता है वो एक और दुनिया में रहता है, यानी बाकी तमाम लोग मुल्क के जो रिसीविंग एंड पे हैं वो एक और दुनिया में होते हैं। अगर आज खान साहब आके ये फरमाते हैं कि बड़े मसाइल हैं, कुछ चीजें हम कर रहे हैं, कुछ हमारी फेलिंग्स हैं, हम मिडवे स्टेज के ऊपर हैं,
ये चीजें हमने 4 अच्छी की हैं, ये चीजें सेटबैक्स हैं हमारे, इसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो शायद लगता कि कोई इंट्रोस्पेक्शन वाली कहानी हो रही है। लेकिन फिर वो खान साहब तो ना होते। जब इन्होंने अपनी पार्टी का कहा था कि ये सुनामी लेके आएगी, तो बड़े लोगों ने जो खैर ख्वाह भी थे उन्होंने कहा कि सुनामी तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव सा काम होता है, तो आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम बताइए, यानी सुनामी तो डिस्ट्रॉय कर नहीं। तो वो एक ही पीटीआई वाले जो थे वो सबको एक ही कहानी सुनाई हुई, उसको समझाई हुई थी कि पहले हम डिस्ट्रॉय करती है चीज, गलत चीज को डिस्ट्रॉय करना होता है, फिर उसे ठीक करना होता है। तो अल्लाह करे कि कभी ये जो रीबिल्डिंग वाला फेज आता है सुनामियों के बाद वो आए इस मुल्क में, लेकिन अभी तो वो डिस्ट्रक्शन वाला फेज ही चल रहा है। आप कोई स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें, उन्होंने इकोनॉमी पे बात की, उन्होंने कहा इतने कर्जे थे, जितने कर्जे पिछली हुकूमत ने 5 साल में लिए आपने 20 महीनों में ले लिए। तो अब अगली हुकूमत आके कहेगी जब हम आए थे तो इतने कर्जे थे, कर्जे जो उतारे उसका तो जिक्र कर दिया फ्लोर ऑफ हाउस पे, जो लिए उसका कोई जिक्र नहीं। अच्छा, इन्फ्लेशन का कोई जिक्र नहीं, एक्सचेंज रेट कहाँ चला गया उसका कोई जिक्र नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इंडस्ट्री अभी कहाँ पे है उसका कोई जिक्र नहीं। डिस्पाइट कि आपने एक्सचेंज रेट आपका डिक्लाइन हुआ, आपकी एक्सपोर्ट्स क्या उस प्रोपोर्शन में बढ़ी, उसका कोई जिक्र नहीं। और ये तमाम वो बातें हैं जो आपके इकोनॉमिस्ट करते रहते हैं। क्या उनकी थिंकिंग चेंज हो गई? ये जो टेररिज्म का इशू था, एक जंग लड़ी है पूरी टीटीपी के खिलाफ, उस वक्त वो कहते थे टीटीपी हमारे भाई हैं, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, ये अमेरिका की जंग है। आपकी फौज ने एक जंग लड़ी, आज हम कहते हैं हमारे बैटल हार्डन जनरल्स हैं, आज वो फिर आके फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद था और हमने अमेरिका की जंग लड़ी। तो आप इमरान खान साहब को जब देखते हैं तो कोई एक चीज नहीं है जो वो किसी एक्सपीरियंस से सीखे, वो वही बातें जो पहले ऑपोजिशन में अकाउंटेबिलिटी का उन्होंने जिक्र किया। मीर शकील और रहमान 100 दिन से ज्यादा आपने उन्हें जेल में डाला हुआ है, चार्जेस कोई फ्रेम नहीं हुए। काजी फायज ईसा के खिलाफ जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी हो रही है वो हम देख रहे हैं। तो यानी हम बातें क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वही बातें आप जब ऑपोजिशन में करते थे तो अच्छे लगते थे, लेकिन अब आप हुकूमत में हैं, आप चला रहे हैं इस मुल्क को, देखें तो सही मुल्क का हाल क्या है आज। लेकिन वो तो मुतमईन है रीमा, उन्होंने आज तो चैलेंज भी दे दिया, कहते हैं कोरोना की पॉलिसी कोई ले लें, 13 मार्च से अब तक मेरी कोई एक तकरीर निकाल के दिखा दें, आपको चैलेंज करता हूं जिसमें कोई तजाद हो। हम पहले दिन से बिल्कुल क्लियर थे, कोई कंफ्यूजन नहीं था। हीना शाहजेब ने इस पे बहुत अच्छे शोज किए हैं जिसमें उन्होंने सारे क्लिप्स सुन के दिखाए हैं शुरू से आज तक। मेरा ख्याल है वही काफी है वो कंफ्यूजन जो है वो दिखाने के लिए। लेकिन मैं एक और बात करना चाहती हूँ, भट्टी साहब से किसी ने डिसएग्री नहीं किया, मैं आज करती हूँ। अच्छा, उन्होंने यूनिफॉर्म जो करिकुलम की बात है, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा होगा स्कूल के लिए, शाबाशी दी जा रही है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है ये एक ऐसा दावा है, एक प्रॉमिस है जिसको पूरा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होगा। 22 करोड़ का हमारा मुल्क है, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं लोगों के, मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ हिस्ट्रीज हैं, जोग्राफीज हैं। आप इन सबको एक ही करिकुलम कैसे पढ़ा सकते हो? अगर आप दुनिया में ट्रेंड देखें, ये कहा जा रहा है कि हर बच्चे के लिए मुख्तलिफ करिकुलम डिज़ाइन किया जाना चाहिए, और करिकुलम का मकसद जिसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वो मकसद में होनी चाहिए कि हमने एक थिंकिंग, सवाल उठाने वाले बच्चे जो हैं उनको बड़ा करना है इस मुल्क में। लेकिन इमरान खान साहब का मेरा ख्याल है हर चीज़ में एक ही सोच है। मीडिया में उन्हें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, सोशल मीडिया में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, अब उन्हें स्कूलों में भी यूनिफॉर्मिटी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी खुद से अपने बारे में सीख के, अपनी हिस्ट्री से सीख रीमा, के जो आप बात कर रही हैं, ये कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट भी बड़ी वायरल हुई है जिसमें बताया गया है कुछ ऐसे टीचर्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के जिनको निकाल दिया गया है बिकॉज दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस। ये जो यूनिफॉर्म करिकुलम है ये तो मेरा ख्याल है वैसे ही एक डिजास्टर है, कोई भी हुकूमत इम्प्लीमेंट करे। ये हुकूमत इम्प्लीमेंट करेगी तो क्या करेगी? ये लोग तो वैलेंटाइंस डे जैसे दिन से इनको मसला है कि किताबों में नहीं होना चाहिए। इनको बहुत सी किताबें ऐसी हैं, मलाला की किताब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बैंड है। इस तरह की जो रिग्रेसिव थिंकिंग वाली हुकूमत है, क्या हम इनको ट्रस्ट कर सकते हैं? ये किस तरह का करिकुलम है जिसको अप्रूव करेंगे और इस मुल्क के हर बच्चे को वो पढ़ाएंगे? तो मेरे ख्याल है ये यूनिफॉर्मिटी वाली बात है, हमें अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक हम इसमें ना एक दिन अलग से सवाल रखते हैं और शो करते हैं इसके ऊपर। उन्होंने शाबाशी दी, मेरा ख्याल है इस पे बात करना जरूरी है। एक आखिरी बात, हम एक कौम यूनिफॉर्मिटी से नहीं बनेंगे, हम एक कौम सिर्फ तब बनेंगे जब हर एक को अपनी सोच की आज़ादी होगी और उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी होगी, वरना ये मुल्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये बात ज़रूरी है कि आज की स्पीच के बाद हम उठाएं। वेरी ट्रू। शहजाद हमारे साथ हैं? जी
शहजाद, मईशत से मुतल्लिक वज़ीर आज़म कहते हैं अपोजिशन जो तनकीद कर रही है कि कोरोना के पीछे छुप गए हैं ये इस बजट के मामले पर भी, वो बेजा तनकीद है। लेकिन वज़ीर आज़म के अगर आप बयानात देखें तो वो कहते थे कि ये साल ग्रोथ का होगा। बेशक कोरोना आया, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं कि क्या सिर्फ कोरोना को ब्लेम करें या उसकी वजह से ये जो स्लम्प आ रहा है, या फिर जनरली 2 साल में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे मईशत बेहतर होती है इस साल में? देखिए, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर टाइम लग जाएगा बात करने में। मुख्तसर ये बात है, आपने पूछा कि क्या पॉलिसीज कामयाब रही है या नहीं रही है। 2 तरीके होते हैं देखने के लिए। एक कि अवाम मुतमईन है या नहीं मुतमईन है। अवाम का हाल आपको पता है क्या है, और वो बेस्ट जज है, 5 साल बाद अपना जो है वर्डिक्ट दे देंगे। लेकिन दूसरा पैमाना ये है कि जो खुद इनके दावे और इनके जो मैनिफेस्टो था, आप उससे कंपेयर करते हैं इनकी कारकर्दगी को, तो उसके तो करीब करीब भी ये नहीं पहुंचते। अब रहा इकोनॉमी का सवाल, देखिए मैं इस पर बहुत दफा बात कर चुका हूँ। जब मईशत मिली थी, बिल्कुल ठीक बात है ये तो कि उसका बुरा हाल इस सेंस में था कि 20 अरब डॉलर का, 20 बिलियन डॉलर्स का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और कोई भी हो, चाहे नून लीग का हो या कोई और आके कहे कि नहीं ये एक प्रॉब्लम था और इसको इजीली रिजॉल्व किया जा सकता था, तो ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका रिफ्लेक्ट करेगा आगे जाकर आपकी डिवैल्यूएशन को, डिवैल्यूएशन से इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन से आपकी ग्रोथ मुतासिर होगी, ये हर इकोनॉमिस्ट को पता है। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस था। लेकिन देखिए, ये बातें अच्छी लगती हैं, पहले 6 महीने में आपने कर दी, 1 साल में कर दी, ठीक है, लोगों ने सुन लिया। फिर लोग ये देखना चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम था इसका कोर्स करेक्शन क्या किया है, आपने क्या इकदाम किए हैं। तो वो तो अगर आप पहला साल देखें हुकूमत का, तो वो तो उसमें इकदाम उठा ही नहीं सके ना। कंफ्यूजन का शिकार रहे, IMF के पास जाना है, नहीं जाना है, जाएंगे तो बड़ी तनकीद होगी कि हम कटोरा लेके पहुंच गए, हम दोस्त ममालिक के पास जाएंगे। तो बहुत सारे फैसले थे जो कि गलत किए गए, ताखीर से किए गए, और 6-8 महीने बल्कि 9 महीने आप कह रहे हैं कि स्टैंड स्टिल था माहौल, और आपकी मईशत जो है वो रिकवरी की बजाय और पीछे जाती रही। तो ये लोग आपको इस चीज पे जज करेंगे। 5 साल बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि 2018 में करंट अकाउंट डेफिसिट किया था, ये पूछा जाएगा कि आपने उसको बेहतर करने के लिए क्या इकदाम उठाए। तो उसमें तो कहीं से भी हुकूमत के इकदाम तसल्ली बख्श नहीं है। ठीक है, तसल्ली बख्श नहीं है। इस पर हमने छोटी सी ब्रेक एक जुमला इसमें अगर मैं ऐड कर दूं अलीना, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में आप ये नहीं कर सकते ना कि हर चीज पे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही गलत है। कुछ चीजें बेहतर हो रही थी। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स फेब में हमने देखा 15% की ग्रोथ आई है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर ये कोरोना नहीं आता तो शायद मार्च अप्रैल में भी अगर यही एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज में आप देखें जो ऑर्डर थे वो कैपेसिटी पे चल रहे थे, तो बहुत सारी चीजें बेहतर भी हो रही थी कोरोना से पहले। एक स्टेबिलिटी माहौल में तो हम दाखिल हो रहे थे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। नेगेटिव आपकी GDP ग्रोथ नहीं होती अगर कोरोना नहीं आता, आप शायद होते 2%, 2.5% ग्रो कर रहे होते आप। तो ये कह देना कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ बर्बाद था, ये भी ऑपोजिशन का दावा ठीक नहीं है। वी वर एंटरिंग इनटू अ स्टेबलाइजेशन फेज, बट जो ग्रोथ है 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, उससे तो हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, मतलब हमारे सब एनालिस्ट को लगता है नहीं, और ख़ास तौर पर भट्टी साहब को, जो 2 साल पहले शुरू ये हुए थे यहाँ से कि जी बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज भट्टी साहब गो कि वज़ीर आज़म मुतमईन है, भट्टी साहब मुतमईन नहीं है जो 2 सालों में हुआ है। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपना दूसरा सवाल एनालिस्ट के सामने रखेंगे और बात करेंगे शहरी हवाबाजी में क्या इस्लाहात होनी चाहिए और क्या करना चाहिए PIA को और दीगर एयरलाइंस को अपना किबला दुरुस्त करने के लिए। कल कौमी असम्बली में वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट पेश की और उसमें बहुत ही कुछ हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं। उन्होंने जो सबसे हैरानकुन बात बताई वो बताई कि मुल्क में 860 पायलट्स हैं कुल, जिनमें से तकरीबन 262 हैं जिन्होंने जाली तौर पर एग्ज़ाम दिया, यानी उनका एग्ज़ाम किसी और ने जाके दिया। 40% पायलट्स ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंसेस जाली हैं। तो इसने बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं हमारी पूरी की पूरी एविएशन, सिविल एविएशन के ऊपर। PIA का भी इस पर रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने जो बुरी रिपोर्ट आई है उसको मानते हुए, उसको तस्लीम करते हुए 150 पायलट्स को अपने ग्राउंड कर दिया और कहा है कि मज़ीद भी इसकी तहकीकात की जाएंगी। अब अपने एनालिस्ट से हमारा इस तमाम तर सूरत हाल पर सवाल ये है कि क्या PIA अपने मयार को बेहतर बना सकेगी जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको रीमा, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं लेकिन बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है, क्या हो सकेगा ये? जी शुक्रिया लीना। पहले तो ये जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उन्होंने मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है हमें लिस्ट तो दें उन पायलट्स की जिनकी आप कह रहे हैं फेक डिग्रीज हैं या जो भी लाइसेंस हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी एक कभी कंट्रोवर्सी चलेगी कि जो उन्होंने बयान दिया है, जो रिपोर्ट में भी है, किस हद तक सच है।
दूसरी बात, जब भी हम PIA या किसी और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने की बात करते हैं, मेरा ख्याल है हम बहुत पीसमील तरह से रिफॉर्म की बात करते हैं कि बहुत टेक्नोक्रेटिक तरह से कि कुछ बदल दें छोटी मोटी चीज़ें तो वो इदारा जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा और डीप फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत है, और इसको हम एक टेक्नोक्रेटिक नज़र से नहीं देख सकते। हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या हाल है, पॉलिटिक्स किस तरह होती है, उसमें एलीट कैप्चर किस तरह का है, अकाउंटेबिलिटी का क्या हाल है, ये सब चीज़ें जब तक हम साथ लेके नहीं चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो PIA हो या कोई और हो, वो रिफॉर्म हो सकता है। तो एक तरह से मेरा ख्याल है बहुत फंडामेंटल एक चेंज ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत है अगर हमने पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म की तरफ जाना है। वरना आसान सोल्यूशन तो ये है कि आप प्राइवेटाइज कर दो सब कुछ, लेकिन वो भी दुरुस्त मेरा ख्याल है डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन इस तरह मेरा नहीं ख्याल आप इस तरह की रिपोर्ट्स में जिस तरह की रिकमेंडेशंस आती हैं, या वैसे हम बात करते हैं यूनियंस की बात करते हैं, 2-3 और चीज़ों की बात करते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, उससे मेरा नहीं ख्याल PIA में तब्दीली आएगी। ठीक है शहजाद, जो कल गुलाम सरवर खान साहब ने हमसे नंबर्स शेयर किए हैं, 262 ऐसे पायलट्स हैं जिनकी जगह किसी और ने एग्ज़ाम दिया है, फेक एग्ज़ाम्स थे। ये तो मुजरिमाना गफलत है। अब तो हादसा हो गया, गो कि बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन अगर ना होता तो अभी भी मामला ऐसे ही चलते रहते और ना पता चलता, कोई इस्लाहात ना आती। जी बिल्कुल, बड़ी खतरनाक बात उन्होंने बताई और इसके असरात जो है बड़े दूर तक हो सकते हैं। आज CNN ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में हर 3 में से 1 पायलट के पास जो है फेक लाइसेंस है। तो क्या PIA जैसी एयरलाइंस को दुनिया भर में ट्रैवल करने की इजाजत दी जाएगी अगर उनके पायलट्स जो है वो फेक लाइसेंस पर जहाज उड़ा रहे हैं? देखिए, ये मुजरिमाना नहीं, ये तो पोटेंशियल किलर्स हैं। जो फेक लाइसेंस पर आकर जहाज उड़ा रहे हैं वो पोटेंशियल किलर है। बिल्कुल। और जो उनको लाइसेंसेस दे रहे हैं, जो ये गफलत कर रहे हैं पीछे से, क्योंकि किसी ना किसी को तो पता होगा ना कि फेक डिग्रीज है या उन्होंने अपने आवर्स पूरे नहीं किए लाइसेंस लेने से पहले, वो भी पोटेंशियल किलर्स हैं। उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज तर्जमान ने बताया कि 150 जो है वो पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है, लेकिन इससे काम नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि लाइसेंसेस देने वाले कौन थे। आपको बताऊं, मैं पिछले साल भी 7 इन्होंने पायलट्स को बरतरफ किया था और तकरीबन 70-75 क्रू मेंबर्स थे जिनको फेक डिग्रीज पे इन्होंने बरतरफ किया था। और हुआ ये था, उसके बाद जो सेनेट की एविएशन कमेटी है, जिसको सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब PMLN के चेयर कर रहे हैं, उन्होंने बुलाया लोगों को और कहा कि, और इसके खिलाफ एहतजाज किया कि इन लोगों को निकाला क्यों जा रहा है, क्योंकि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब एक अरसे तक जो है वो यूनियंस में रहे हैं, सिविल एविएशन की यूनियंस में रहे, वो PIA की यूनियंस में रहे माजरत के साथ, और उनके भाई वगैरह भी PIA में रहे। तो वो उस वक्त एक्शन ले रहे थे इस बात के खिलाफ कि उनको जाली डिग्री पे क्यों बरतरफ किया गया है। आज मैंने ये पढ़ा है ट्विटर पे कि आज सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने दोबारा ये कहा है कि इन पायलट को बरतरफ नहीं करना चाहिए, इनकी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए। तो अगर इस किस्म की उन्होंने बात की तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि जो लोग फेक लाइसेंसेस पे जहाज उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको बरतरफ ना करें, आप उनकी तनख्वाह कम कर दें और फिर उनको जहाज उड़ाने की इजाजत दे दें ताकि वो फिर जहाज गिरा के सैकड़ों लोगों की जान ले लें। मतलब किस दुनिया में हम रह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि कैसे अपनी सियासत के लिए आप सिर्फ अपनी यूनियन पॉलिटिक्स के लिए, जहां पे आपने शायद अपने कुछ लोगों को अपने दौर में भर्ती करा लिया हो, उनको आप सपोर्ट करने के लिए इस किस्म की बात कैसे कर सकते हैं? ये जो चीज हाईलाइट की है, एक तो आई डोंट नो कि इसको पब्लिकली करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। एक्शन ज्यादा जरूरी है। चले कर दिया पब्लिकली, अब जो हमारी दुनिया भर में बदनामी होगी और जो एक्शन होंगे वो भी डिजर्व इट। हम ये नहीं कह सकते कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, वी डिजर्व इट। अगर PIA 262 जाली फेक लाइसेंसेस पे इजाजत देता है जहाज उड़ाने की, तो कोई भी दुनिया का मुल्क PIA को अगर बैन करता है अपने मुल्क में लैंड करने से, वो जस्टिफाइड है। वी डिजर्व इट। और क्या कहा जा सकता है इस बात पर? भट्टी साहब, ये जो शहजाद ने पॉइंट उठाया है कि ये कहा जा रहा है कि जी आपने बरतरफ क्यों कर दिया, आप चले इनको सज़ा देने का ये तरीका था कि इनकी तनख्वाहें कम कर देते। वो सिर्फ एक पायलट की बात नहीं है, एक तैयारे में फर्ज करें 200 सीट्स, 200 जानों का मामला है। ये बदकिस्मती है जी। सबसे पहले तो ये जो 262 हैं ये जाली डिग्रियां हैं, मशकूक डिग्रियां हैं, ये फेक लोग हैं। इन्होंने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, कमी कहाँ आई, कोताही कहाँ आई, ये तो एक सेपरेट इशू है। इशू ये है ये जो 262 लोग हैं ना, ये मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, सॉरी, 40% दूसरे हैं। ये 262 वो लोग हैं जिनकी जगह कोई और एग्जाम में अपेयर हुआ, मतलब ये खुद से इन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया अपना।
ये वो है ना सही कह रहे। इसमें कुछ के तो एग्जाम्स में लिखा हुआ था कि वो इतवार को आके एग्जाम देगा, यानी छुट्टी वाले दिन, और 9 एक पायलट्स ने एतराफ़ भी कर लिया है, मान लिया। लेकिन ये है कि इनको रखा किसने है, लाया कौन है, भर्ती किसने किया है, वो भी कातिल है। ये तो कातिल वो जो जैसे मुबैना कातिल या होने वाले, वो नहीं कातिल जिसने रखा। किसने रखा है इन्हें, क्यों रखा है इन्हें, और PIA में रखा है और जहाज़ों में रखा है। खुदा का खौफ करें यार, ये क्या करते क्या रहे हैं। और फिर कहते सबसे यानी क्या, कहां से हम चले थे। एशिया की पहली एयरलाइन जिसने जेट इंजन बोइंग वाले तैयारे लिए 737, दुनिया की पहली एयरलाइन जिसने 777 लिए, वो एयरलाइन आज दुनिया की गैर महफूज तरीन एयरलाइन है। और वजह क्या है, एक वजह तो आपके सामने आ गई है। अब बदकिस्मती ये है कि ये जो हमारे यहाँ रिपोर्टें आ जाती हैं उस पर एक्शन नहीं होता, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं इंसानी हकूक आ जाते हैं, कहीं मुलाजमीन के हकूक आ जाते हैं, कहीं सब कुछ आ जाते हैं। तो ये सारे मिलके करें, सारी पार्टियां, सारी जमातें सब मिलकर इसमें करें। नंबर 1। नंबर ये, दूसरा जहाज बेहतर करें। आप खोता रेडी बना दी आपने PIA को, ये कोई जहाज है हर चौथे दिन यानी कोई खराब होता है। आपको पता है जद्दा से एक मुबैना तौर पर सुना गया कि वो रस्सी बांध के ले आए, उनका पुर्जा खराब हुआ तो रस्सी बांध के ले आए, कहीं से कहीं उड़ा के ले जाते हैं, कहीं से। वो जुनेद जमशेद की तैयारे वाली उसमें पायलट की वालदा आज तक रो रही है कि मेरे बेटे को जहाज ठीक नहीं था जो दिया गया था, किसी ने उनकी नहीं सुनी। हर चौथे दिन कोई ना कोई फनी खराबी हो जाती है। तीसरा, 15,000 मुलाजमीन, 15,000 मुलाजमीन है, फीकस हैं 500। ये कोई दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो थाई एयरलाइन है जिसका 309 है। इसके अलावा बाकी जितनी बड़ी एयरलाइंस है, कोई 100 है, कोई 125 है, कोई 150 है, हमारा भर्ती कर करके और फखर से कहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा, फखर से कहा, खुर्शीद साहब ने कहा मैं 1000 मरतबा नौकरियां दूंगा। और भाई कहां नौकरियां दोगे, अपने घर में एक से के बाद दूसरा कुक नहीं रखते, एक के बाद दूसरा गार्ड नहीं रखते, एक के बाद दूसरा मुलाजम नहीं रखते कि इजाफी खर्चा ना हो। ये मासीदा वेड़ा है, नानी का मुल्क है। भर्ती करते जा रहे हैं, रेलवे का हाल देखें, स्टील मिल का हाल देखें, PIA का हाल देखें, भर दिया है लोगों से। खुदा का खौफ करें यार, हर मर्तबा आते हैं भर्ती कर देते हैं। तीसरा है 6 एसोसिएशन और यूनियंस हैं, यूनियन पर पाबंदी ना लगाएं, एसोसिएशन पर पाबंदी ना लगाएं, लेकिन खुदा के लिए इनकी ब्लैकमेलिंग से तो निकलें। कोई ऐसा कवानीन बनाएं, रेड लाइंस खींचे कि वो ब्लैकमेलिंग ना कर सके। चौथा है 482 अरब का खसारा, और 2009 से 2019 तक 3 खरब 71 अरब का खसारा। इस खसारे से निकलें। पांचवा, आप अंदाजा करें 18 परवाजें खसारे में चल रही हैं। कोई खुदा का खौफ करें, ये आपकी बसें हो अपनी, आपकी वैगनें हो अपनी, आपकी ट्रांसपोर्ट हो अपनी, तो वो तो फायदे में चलती है, ये खसारे में। अब जो हमारे वजीर आजम की जो निजी एयरलाइन थी वो फायदे में चल रही थी, ये खसारे में चल रही थी। क्यों? ये सरकारी है इसलिए। और फिर आखिरी बात ये है जो इसमें खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे कि इसमें कुछ इदारे हैं जिनका अब सोचें 28 अरब लगता है सालाना, 28 अरब जो इन सफेद हाथियों में सालाना जाता है, वो कहाँ जाए, क्या किधर किया जाए, कहाँ। आप अंदाजा करें आखिरी बात कि इस्लामाबाद से 46 PIA की एयरलाइनें मुबैना तौर पर बगैर मुसाफिर के उड़ के गई हैं। ये कभी हुआ है किसी मुल्क में? अच्छा, कभी किसी मुल्क में हुआ? चले हम न्याजी साहब के पास पॉइंट लेके चलते हैं, क्योंकि भट्टी साहब, क्योंकि अब जो हुकूमत आई है, न्याजी साहब आपसे सवाल है ये, अब जो हुकूमत आई है, जैसे गुलाम सरवर खान साहब कल उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि हम इस्लाहात लेके आएंगे, हमने इनका आगाज कर दिया है, हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। शहबाज गिल साहब कहते हैं हम PIA के मयार को बेहतर बनाएंगे। लेकिन ये दावे हम पहले भी सुन चुके हैं, क्या इस बार हम कोई बेहतरी की उम्मीद करें? मेरा ख्याल है कि बाजीगरी है, वगरना हमने ये सुना था कि जैसे हुकूमत संभाली थी, चंद दिन बाद डॉक्टर अरशद हुसैन साहब को इन्होंने बना दिया था इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स के ऊपर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। मेरा ख्याल अभी भी वो कैबिनेट मेंबर है, फेडरल मिनिस्टर लेवल का जो उनके पास वो है, कैबिनेट बैठते हैं। तो चलो PIA का तो छोड़े, ये तो पता किस कैटेगरी में रखा हुआ है। तो किसी एक इंस्टीट्यूशन की एज ए मॉडल 2 साल में रिफॉर्म कर दी है, FPR की कर दी है, किसी और महकमे कर दिया तो बता दें।
तो ये नहीं कि मुझे डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की सलाहियतों के ऊपर कोई मेरा कोई एप्रीहेंशन है या कोई तहफ़्फ़ुज़ात है। मैं समझता हूँ अल्लाह ने उनको बड़ी सलाहियत दी होगी, लेकिन जो कारकर्दगी है उससे पर है। क्यों? क्योंकि ये सत्ताई बातें हैं, ये बिल्कुल एक खाली प्लॉ है, ये बढ़ के मारते हैं। जो रीमा ने कहा है, मैं उसी को थोड़ा आगे चलाता हूँ कि देखें, पहले तो उसकी ऑथेंटिसिटी देख लें, वो बात जो कर रहे हैं, आया उन्होंने जांच पड़ताल के बात की है। फिर पायलट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जाली सर्टिफिकेट है? पायलट के लिए पहले सर्टिफिकेट चाहिए कि वो मैट्रिक पास हो, ये कोई एक्स्ट्रा पीए का दिखा ले। फिर वो उसके बाद अगर वो एयरफोर्स का एक्स पायलट है तो उसको सीपीएल लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनको सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक अपना लाइसेंस है, ये उनके, और ये लाइसेंस उनको मिलता है पहले छोटे इनिशियल एयरक्राफ्ट जो पीआई के पास है, और वो उसके बाद करते करते अक्सर पीआई के पायलट्स हैं जो 747 ये बसें चला रहे हैं, ये ग्रूम्ड होके ये 15-20 साल की इनकी सर्विसेज है पीआई के पास। ये हल्की बात कह देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी बात को माइनस कर रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत में तो ये बात के बेतंगड़ है। ये उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी का अपना लाइसेंस है, और फिर अगर वो फर्ज के एयरफोर्स का एक्स पायलट नहीं है तो पहले एसपीएल लेगा जी, फिर पीपीएल लेगा, फिर उसके बाद सीपीएल लेगा, फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी का लाइसेंस लेगा, फिर पायलट बनेगा। चुनाचे जैसे उन्हें बात की तो मुझे तो यकीन आने को कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एस्थेटिक आइज को, मुझे एक एस्थेटिकली बात अच्छी नहीं लगी। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने कोई बिल्कुल जाहिलाना बातें जो टीवी पे सुनते रहते हैं, हमारी बहसों के अंदर लंबी फिक्र दे दी, हजारों बात हो गई, लाखों बंदे बेरोजगार हो गए, मुल्क फला हो गया, ये ऐसी स्टेटमेंट किए के बारे में देना आसान बात है। फिर भट्टी साहब जो ने फरमाया, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि आप अपनी देखें कि आपकी टेक्निकल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज कैसी है। मुझे खुदा गवाह है कि कई साल 3-4 साल पहले पायलट बताते थे कि मैं पैनिक हो गया कि जब मैं जहाज उड़ाने के लिए टोरंटो जा रहा था तो पता चला कि जहाज का टायर लैंड टेक ऑफ करने के लिए जब आया तो कोई ब्लिंक कर रही लाइट, पता चला कोई टायर उसका पंक्चर। अब देखें ये हमारी गाड़ियों में होता है, वो भी 81-82 मॉडल गाड़ी में, रीमा की गाड़ी में नहीं होता होगा, ये पाकिस्तान की मर्सिडीज में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो पता चला कि उन्होंने कहा अच्छा जल्दी से फलां फ्लाइट तैयार है, पैसेंजर बैठ चुके हैं, फलां जहाज का टायर उतारो, फलां पे लगा दो। ये वही है कि भट्टी साहब गुरबत के दिनों में स्टेपनी मांगते फिर रहे थे कि मेरी स्टेपनी खराब, मैं गाँव जा रहा, मेरी गड्डी स्टेपनी दे दो। देखो आपका पूरा इदारा बिगड़ चुका है, आप क्यों नहीं कहते कि आपका गवर्नेंस फेलियर? गड्डी ये हुकूमत समझदार नहीं है, कोई नहीं, बसों में जाता था वो भट्टी साहब होता था स्कूटर के ऊपर स्टेपनी नहीं होती थी, तो फिर स्टेपनी किस चीज की मांग रहे थे आप भट्टी साहब? भट्टी साहब जब स्कूटर पर स्टेपनी नहीं होती थी लोगों की, मेरे भाई न्याजी साहब ने गुर्बत की ऐसी तारीफ की है कि गुर्बत का मतलब है एसी का खराब हो जाना, ब्रेड का बासी हो जाना, ये गुर्बत नहीं है मेरी जान। साढ़े कोल तक गड्डी ऐसी कोई नहीं। ऑन ए सीरियस नोट जी, ऑन ए सीरियस नोट, देखिए आपके इंस्टीट्यूशन जो है क्यों नहीं आप मानते कि खत्म हो चुके हैं? इसमें से हुकूमत का कसूर नहीं है, इंस्टीट्यूशन डिजनरेशन और जो उनका डिटरेशन हुई है। अच्छा, यही जो आप बात कर रहे हैं ना साहब, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और बाबर सत्तार साहब के पास सवाल लेके चलते हैं। आप एक करें, रेलवे की करें, ऑफिस हड़ताल करवा देगी, ये एक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा यही पॉइंट है बाबर साहब। तो आपका इशू जो है, आपका इशू जो है वो इस वक्त कोरोना नहीं है, आपका इशू है कैंसर, और ये अकेला नहीं है, उसको सिंगल आउट ना करे। पटवारी का इंस्टीट्यूशन ले ले, ब्यूरोक्रेसी का ले ले, एफबीआर ले ले, रोटन सिस्टम है। ये जो मिनिस्टर कहते रहे कि 10,000 की रिश्वत जो है वो 50,000 हो गई है। न्याय साहब शहबाज गिल साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की है, लेकिन मसला हमारा इस वक्त ये है कि इनिशिएटिव कौन लेगा, शुरू कौन करेगा, कहाँ से शुरुआत होगी इस चीज की? मैंने लेना है, इक़्तिदार भट्टी साहब के पास है। एग्जैक्टली यही बात है कि हम बातें सुनते हैं, शुरू फिर भी नहीं होता ना। मैदान भी है, सवारी बैठे है, घोड़ा भी है, मैदान भी है, सवारी बैठे, वही पकाए एग्जैक्टली ये पॉइंट। 2 साल गुजर गए, ये दरबारियों की तरह, ये पॉइंट पुराने जमाने के बादशाह दरबारी रखा करते थे,
कि सुबह सवेरे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बयान ठीक है, दुश्मनों को लान तान करो। न्याय साहब मेरे पास टाइम सॉरी का मैं ब्रेक पे जाने, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बयानबाजियों से आगे बढ़े, बल्कि आप काम करें, अब हुकूमत आपके पास है तो आप इन किन चीज़ों में पड़े हुए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाबर सत्तार साहब और महमल का कमेंट हमने लेना है इससे मुतल्लिक। टेक अ ब्रेक। जी हम PIA की बात कर रहे हैं और बल्कि शहरी हवाबाजी की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब इस्लाहात लाई जाएंगी, बेहतर किया जाएगा निज़ाम। PIA ने भी नोटिस ले लिया है और बाबर सत्तार साहब PIA ने आज कहा है कि जी हम फ़्लाइट डेटा मॉनिटरिंग करेंगे जो इंकशाफात हुए हैं उनके बाद। क्या इतना करना काफ़ी है जो इंकशाफात हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, या कोई मज़ीद भी कार्रवाई होनी चाहिए? इसके बुनियादी इशू तो ये है कि आज का स्टेटस है क्या, और जो कल अनाउंसमेंट की गई, मैं शहजाद साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। PIA का स्पोक्स पर्सन ये कह रहा है कि जब जहाज एक स्किड किया था ATR 2018 में, उस वक्त हमने हुकूमत को कहा था कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें और बताएं कि किन लोगों की डिग्रीज में और उनके क्रेडेंशियल्स में प्रॉब्लम है। ये आज अब हम 2020 की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी PIA के जो इस वक्त रन कर रहे हैं PIA को, एयर मार्शल साहब, उनका एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है जो उन्होंने सिविल एविएशन को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बताइए कि वो कौन से 150 लोग हैं ताकि हम उन्हें ग्राउंड कर सकें। हमें तो नहीं अभी तक पता, जिसकी क्रेडेंशियल्स नहीं है उन्हें तो जहाज नहीं उड़ाने चाहिए, लेकिन वो लोग हैं कौन। अब आप अंदाजा लगाएं कि मिनिस्टर आपके फ्लोर ऑफ हाउस पे खड़े होकर ये फरमा रहे हैं 150 लोग जो जिनके क्रेडेंशियल्स ही ठीक नहीं है। ये हम कोई मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने की बात, हम जहाज चलाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और मुझे और आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता दुनिया में कि आप जिस जहाज में बैठेंगे PIA के, उसमें जो पायलट बैठा है उसके क्रेडेंशियल्स ठीक हैं कि नहीं है। लाइसेंसेस रेगुलेटर इशू करता है, वो रेगुलेटर को लिख रहे हैं कि बताइए कि हमारे कौन से ऐसे पायलट्स हैं जिनके पास नहीं है सही लाइसेंस। और ये चीज आपने सारी दुनिया को बता दी कि हमारे तकरीबन 30% जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस ठीक नहीं है। यानी 40% गवर्नमेंट आपकी एग्जीक्यूटिव, आपकी पार्लियामेंट को जो अपना जिसके सामने वो अकाउंटेबल है, उसके सामने ये फ्लोर ऑफ हाउस पे ये स्टेटमेंट आई है। तो अब आप बताइए कि ये यानी आपने ये दुरुस्तगी का जो सफर है ये शुरू कहां से करना है। हमारे मुल्क में इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कल से अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं कोरोना की वजह से, बिकॉज हम आप कोरोना एक्सपोर्टर बंद इत्तेहाद ने बंद कर दी, एमिरेट्स ने बंद कर दी। यहाँ पे हमारे उसी दिन हमारे मिनिस्टर ये बता रहे हैं कि पायलट हमारे ठीक नहीं है, तो हमारी एयरलाइन के साथ क्या होना है ये अब देखने से ताल्लुक रखेगा, देखने की बात होगी। तो ये मुल्क हम चला कैसे रहे हैं। यानी एक बाकी तो प्रॉब्लम्स बात की बात है ना। आपने अगर अनाउंसमेंट भी करनी थी आके, तो आपको कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि जी ये सोर्स ऑफ प्रॉब्लम थी, रेगुलेटर तो आपका है, यानी लाइसेंस तो PIA ने नहीं दिए ना, लाइसेंस तो रेगुलेटर ने दिए हैं। तो आप उसकी निशानदेही करते, आप कहते प्रॉब्लम डिटेक्ट कर ली है, ये हमने सोल्यूशन कर ली है इम्प्लीमेंट, और अब हम अकाउंटेबिलिटी करने की तरफ जा रहे हैं। आप सवाल अकाउंटेबिलिटी का पूछ रही है, इस वक्त तो फैक्ट फाइंडिंग की जरूरत है यहाँ, और उससे पहले ही हमने अनाउंस कर दिया है और एक तरह से वो डेफमेशन कैंपेन पूरी स्टार्ट हो गई है। एक कल्चरल प्रॉब्लम है हमारी, यानी कि कोई व्हाट्सएप चलता है, वो उस पे हम आके टीवी में जल्दबाजी में हम लोग बयान दे देते हैं। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता कि आप ये इसकी करेक्शन का प्रोसेस कहां से शुरू होगा। सवाल अगर आपका ये है कि क्या करेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे तो शुरू कहां से होगा? आपको एटीट्यूड बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाबर साहब ये लेके चलते हैं महमल के पास पॉइंट। महमल, आप बाबर साहब की बात से अग्री करती हैं? वाज इट टू अर्ली कि अबूरी रिपोर्ट क्यों आके असेंबली में पेश की और फिर इस तरह के बयानात दिए? पूरी रिपोर्ट का वेट करते, जो इंकशाफात हुए हैं पूरी दुनिया में जगह हसाई होगी हमारी। लीडर, पहली चीज तो यह है कि मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि वो थोड़े से फैक्ट्स बता भी देते, क्योंकि आज BBC उर्दू में ताहिर इमरान साहब ने बहुत अच्छी इसके ऊपर रिपोर्ट की है। इज वन ऑफ आवर बेस्ट एशियन जर्नलिस्ट इसके ऊपर करते हैं। उन्होंने लिखा कि असल मसला ये नहीं है कि ये लाइसेंस है ये जाली है। बेसिकली 2012 के अंदर PIA ने, सिविल एविएशन ने अचानक से क्राइटेरिया इम्तिहानात का बदल दिया। वैसे शुरू में होता था कि सिर्फ 2 इम्तिहानात होते थे और उसके नतीजे में आपको लाइसेंस दे दिए जाते थे, फिर फ्लाइंग आवर्स और दूसरी चीजें बाकी सब साथ होती थी। ये जब उन्होंने किया है तो इसके साथ उन्होंने काफी कोई 7-8 पर्चों पर मुश्तमिल एक चीज कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे पायलट जिनके एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्लाइंग आवर्स थे और जिनको टेक्निकल नो हाउ भी थी और सारा कुछ पता था,
तो वो इस लिस्ट के अंदर आ गए। अच्छा, अभी भी जो 262 का उन्होंने बात की है, तो ताहिर इमरान ने यही बीबीसी उर्दू में लिखा है कि ये 262 पायलट्स नहीं है, ये बहुत असल तादाद बहुत कम है। इनमें से सिर्फ चंद हैं कि जिन्होंने नकाली की, यानी कि वो पर्चे जो है जो पूरे के पूरे से दिलवा के, अक्सर का मतलब सिर्फ 1 या 2 पर्चों की वजह से, वो भी पोस्ट 2012 जब आपने पूरा का पूरा वही चेंज किया। अच्छा, फिर पूरे अमल का 5% भी किरदार नहीं है लाइसेंसिंग के अंदर, यानी कि इनके सारे मार्क्स मिलाते हैं। अमेरिका के अंदर अगर आप देखें तो 17 साल की उम्र में जो है आपको वो स्टूडेंट लाइसेंस दे देते हैं, अगर आप मेडिकल पास कर ले और आपको थोड़ी बहुत मालूम, उसके बाद आपके 100 घंटे आपको पूरे करने होते हैं, तब आपको प्रोफेशनल लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस दीजिएगा। तो जिस तरह मियाजी साहब ने भी बात की, तो इन लोगों के पास जो कमर्शियल लाइसेंसेज वो एक्चुअली इन्होंने प्रॉपर चैनल लिए हैं। और जहाँ बात है तो अंग्रेजी और टेक्निकल नो हाउ आनी चाहिए पायलट को, उनके पास डिग्रीज का इतना नहीं होता, लाइसेंस के तरीके, लेकिन इन्होंने क्योंकि तरीका चेंज किया 2012 में, उसकी पहले तो रूट ऑफ द प्रॉब्लम पे जाना चाहिए और उसको ठीक है उसको एड्रेस करना चाहिए, तब तक जब तक आप ये नहीं करेंगे चेंजेस नहीं आएंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। कल आपसे नए सवाल के साथ मुलाकात होगी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।